2024 से पहले ये दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी क्या अछूत हो गई है राजनीति में, जिसके पास बहुत सीमित विकल्प है वो भी कह रहे हैं मर जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। बिहार की राजनीति को समझना होगा, मैं विस्तृत तौर पे नहीं कहूंगा, लेकिन भारत की सरकार की वार्ता विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लगातार सरकार के स्तर पे होती रहती है। इसलिए इसे राजनीतिक रूप से अगर कोई देख रहे हैं तो उनकी कुछ चाल हो सकती है। बिहार की जनता सभी बातों को समझती है। हिना साहब को, शहाबुद्दीन का जो कुनबा है, अब वो आरजेडी के साथ नहीं है मौजूदा वक्त में। एआईएमआईएम का साथ दिया एक उपचुनाव में, गोपालगंज के उपचुनाव में जो चर्चा हुई, जो बातें कही जाती हैं, और इसका जो असर भी हुआ उस उपचुनाव में। तो क्या हिना साहब का मोहभंग अगर हो गया है आरजेडी से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, अपने लोगों के साथ फैसला करके जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी की निगाह भी उस ओर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बयान पर बवाल है, और बयान सेना को लेकर, और बयान सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के नेता का, पार्टी के पूर्व एमएलसी, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव का, गुलाम रसूल बलियाबी का। और बयान इतना विवादित कि जेडीयू ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, मनोज कुमार मौजूद हैं। आपकी पूर्व सहयोगी जेडीयू की तरफ से बयान आया है, हालांकि हाल के दिनों में तो सियासी दुश्मन ही है भारतीय जेडीयू, तो बयान आया है उस नेता, उनकी पार्टी के नेता का, जेडीयू के नेता का। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान से नहीं लड़ पा रहे हैं, 30% मुसलमानों को सेना में भर्ती करवा दें। देखिए, गुलाम रसूल बलियाबी जैसे जो व्यक्ति अपने मार्ग से बिल्कुल अलग चल रहे हों, तो मैं ये नहीं मान सकता हूं कि पार्टी उनके केवल बयान से किनारा करके अपना पल्ला झाड़ रही है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। जदयू को बिल्कुल अपना स्पष्ट स्टैंड करना चाहिए कि गुलाम रसूल बलियाबी उनके पार्टी में है या नहीं है। कोई एक व्यक्ति जो पूर्व में राष्ट्रीय महासचिव रह चुका हो, जदयू से एमएलसी रह चुका हो, वो इस तरह का बयान दे, इसकी पूरी जिम्मेवारी जदयू पे बनती है। और जदयू नेतृत्व को, इसका स्पष्ट नेतृत्व को, जदयू के कोई साधारण कार्यकर्ता या कोई नेता यह कह के पल्ला झाड़ ले कि जदयू का इससे कोई मतलब नहीं है। जदयू के नेतृत्व नीतीश कुमार जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ये सेना को लेकर ये दूसरा बयान है। इससे पहले आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि भाई बीजेपी सेना पर हमले करवाती है। बिल्कुल, ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से सेना का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। ये विपक्ष के लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय सेना जो आज अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है, उसको यह हतोत्साहित करना चाहते हैं और इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। थोड़ा और विशुद्ध राजनीतिक सवाल कर रहे हैं आपसे एक दो। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, वतन वापसी हो चुकी है। बिहार की राजनीति का ये दौर है और उसको चुनावी साल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहने में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से 10 महीनों 12 महीनों का वक्त बड़ा कम होता है। ये आप भी समझते हैं, बेहतर समझते हैं। तो 2023 को भी हम चुनावी साल कर सकते हैं। तो चुनावी साल में लालू यादव अपना इलाज उलाज कराकर ठीक ठाक फिट फाट होकर बिहार आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बहुत बढ़ने वाली है। लालू जी आए बिहार में, बिहार उनका गृह राज्य है, स्वागत है, स्वास्थ्य लाभ करे और अगर जितना राजनीति करना चाहते हैं वो भी करे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हम लोकसभा चुनाव आगामी 2024 में लड़ने जा रहे हैं, हम पूर्ण बहुमत लगभग 33 सीटों से ऊपर, और मुझे ये संदेह नहीं है कि हम जो 2019 में जो प्रदर्शन किए थे उसको दोबारा करेंगे। अब लालू जी आए, चाहे कोई आए, चाहे पूरे विपक्ष के नेता आकर यहाँ बिहार में कैंप करे, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदम को कोई नहीं रोक सकता है। एक दिक्कत और है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और 2024 से पहले ये दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी क्या अछूत हो गई है राजनीति में, जिसके पास बहुत सीमित विकल्प है वो भी कह रहे हैं मर जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं ठीक है, उनके पास बहुत सीमित विकल्प नहीं है, कुछ विकल्प होते हैं उनके पास, अभी तो वो महागठबंधन में है। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं, जिनके बारे में समझा जा सकता है उनके पास बहुत सीमित विकल्प है, वो कह रहे हैं मर जाना पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार और बिहार की जनता दोनों का एक दूसरे पे काफी विश्वास है। इसलिए हमें ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन हमारे साथ में आना चाहते हैं, कौन हमारे साथ में नहीं रहना चाहते हैं। कोई मरने की कसम खा रहे हैं, कोई कुछ करने की कसम खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने कार्यों में दक्ष है। वो आगामी चुनाव को देखकर रणनीति बना रहा है और बिहार की जनता का
पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए ऐसी इन्हीं बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। एक फोन कॉल की बड़ी चर्चा है बिहार की राजनीति में। फोन कॉल गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 6 महीनों में ये पहला फोन कॉल, और तब ये फोन कॉल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार किनारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से 4 बैठकें हुई। 3 बैठकों में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भेज दिया, 1 बैठक में डीजीपी को भेज दिया, ताकि आमना सामना न हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से, और तब ये फोन और फोन पर बातचीत। देखिए, बिहार की राजनीति को समझना होगा, मैं विस्तृत तौर पे नहीं कहूंगा, लेकिन भारत की सरकार की वार्ता विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लगातार सरकार के स्तर पे होती रहती है। इसलिए इसे राजनीतिक रूप से अगर कोई देख रहे हैं तो उनकी कुछ चाल हो सकती है। बिहार की जनता सभी बातों को समझती है। एक सर्वे आया है, सर्वे में ये बात कही जा रही है, इंडिया टुडे सी वोटर का संयुक्त सर्वे है, उसमें ये तो कहा जा रहा है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लेकिन महागठबंधन का जो तिलिस्म है, लालू नीतीश की दोस्ती का जो तिलिस्म है, वो आप लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं। 25 सीटें महागठबंधन को मिल रही हैं। देखिए, ये कोई तिलिस्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की जनता का अघोषित समर्थन हम लोग ग्रामीण इलाकों में देख रहे हैं, और आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर टोटल जो पोल वोट होंगे लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को 50% से ऊपर वोट आने जा रही है। एक आखिरी सवाल है, सीमांचल में अब महागठबंधन रैली करने जा रहा है। हाँ, देखिए, फर्क यही देखिए, सीमांचल को जिसको महागठबंधन अपना मजबूत गढ़ मानता है और वो ये समझता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ये कमजोर इलाका है, तो वो अपना चुनावी शंखनाद अपने मजबूत इलाके से करना चाहते हैं। और देखिए, आज के 3-4 महीने 5 महीने पहले माननीय अमित शाह जी का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो चुनावी शंखनाद हुआ था, हम उसी इलाके से करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, और ये आज करने जा रहे हैं। तो फर्क तो दिखता है। हम जहां से शंखनाद किए वहां से अभी ये 4 महीने बाद करने जा रहे हैं। ये अपना मजबूत गढ़ तलाश रहे हैं और मजबूत गढ़ से ये काम करना चाह रहे हैं। इसलिए ये राजनीतिक तौर पर पहले ही हार चुके हैं, इसलिए इन बातों का कोई फर्क नहीं है। एक आखिरी सवाल है, हिना साहब को, शहाबुद्दीन का जो कुनबा है, अब वो आरजेडी के साथ नहीं है मौजूदा वक्त में, एआईएमआईएम का साथ दिया एक उपचुनाव में, गोपालगंज के उपचुनाव में जो चर्चा हुई, जो बातें कही जाती हैं, और इसका जो असर भी हुआ उस उपचुनाव में। तो क्या हिना साहब का मोहभंग अगर हो गया है आरजेडी से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, अपने लोगों के साथ फैसला करके जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी की निगाह भी उस ओर है या परहेज है हिना साहब से, शहाबुद्दीन के कुनबे से? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बिहार में जो 3 उपचुनाव हुए, मैं कई मौके पे इस बात को कह चुका हूँ कि हम तीनों उपचुनाव में 43% वोट लाने में सफल हुए थे, और ये वोट किसने दिया था? बिहार की जनता ने दिया था। और जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जहाँ पे कोई हमारे नेतृत्व के आगे कोई है नहीं, कोई उनके पास में सशक्त विकल्प नहीं है, तो ये संख्या हमारा 10% और बढ़ेगा। इसलिए इन छोटी मोटी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है इस लोकसभा परहेज है या नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे क्लियर है। वो जिस हिसाब से कार्य करती है उस हिसाब से कार्य करते रहेगी। जो भी अब हिना साहब का मामला हो या शहाबुद्दीन का मामला हो, ये आरजेडी का अंदरूनी मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कहना। नहीं, हिना साहब को साथ लेने की कोशिश बिहार के कई राजनीतिक दल कर रहे हैं, हिना साहब को मनाने की कोशिश आरजेडी कर रही है, दूसरे राजनीतिक दल साथ लाना चाहते हैं। बीजेपी ऐसी कोई कोशिश में है या बीजेपी ऐसी कोई कोशिश में नहीं? तो चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनोज कुमार थे।